दोस्तों, आनंद जब अपने ट्यूशन में जाकर पहुंचता है तो शाम के वक्त तो मैडम जो थी वह अपने बेड पर बैठी हुई थी। लेकिन आनंद के साथ जो एक लड़की थी वो पढ़ा करती थी और आज वो ट्यूशन पढ़ने नहीं आई थी। आनंद आज अकेला ही उनके घर जाकर पहुंचता है और जब वहां जाकर के वो पहुंचता है तो जो उनकी मैडम होती है वो थोड़ी सी जो है बिल्कुल गुस्से में नजर आती है। और आनंद को यह कारण है जो समझ में नहीं आ रहा था कि जब उससे वो कारण पूछता है तो मैडम है जो वह बिना कुछ के है मोबाइल आगे करती है और एक रिकॉर्डिंग सुना देती है। उस रिकॉर्डिंग को जब दोस्तों आनंद सुनता है तो उसके पैरों तले से दोस्तों जमीन खिसक जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दोस्तों 12वीं कक्षा का एक स्टूडेंट था और वो हाथ जोड़ने लगता है और मैडम के सामने जो वो मैडम होती है वो उसे कहती है कि देखो आनंद, हर चीज की एक जो है कीमत होती है और इस चीज की भी तुम्हें एक कीमत है और तुम्हें वो चुकानी पड़ेगी। अब तुमसे जो कहूंगी तुम्हें सिर्फ वो करना होगा और जो तुम पहले भी एक दो बार कर चुके हो, तुम्हें वो है मेरे साथ करना होगा। आनंद है वो सब कुछ समझ जाता है कि मैडम क्या कह रही है और फिर उसके बाद जो मैडम होती है वो साड़ी का पल्लू को हटाती है और देखते ही साड़ू का पल्ली है जो वो फिर वहीं बेड पे जाके अपना कार्यक्रम शुरू कर दी। मैडम के हाथों मजबूर हो चुका उस लड़के के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैडम ने उनकी सबसे बड़ी जो कमजोरी थी उन पे हाथ रख दिया था। मैडम है जो अब इस तरह से उन्हें मजबूर कर देती है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, अगर वो ये काम नहीं करता था उनके लिए सीधी सीधी फिर मौत, क्योंकि जो दोस्तों आनंद था वो एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और नाजुक लड़का था और उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो फिर उसे ये कार्यक्रम करना होता है। एक बार मैडम जब उसे अपने पंजों में दबोच लेती है तो फिर हर रोज़ वही काम होगा। शाम को बच्चों के जाने के बाद मैडम है जो अब आनंद को रोक लेती है और फिर उनके बाद में जो उनकी इच्छाओं को पूरा करती है। यह सिलसिला है इसी तरीके से काफ़ी समय तक चलता रहता है। और दोस्तों, जब कुछ समय गुजर जाता है तो वो मैडम के साथ बेडरूम में अपना सिस्टम लगा रहा था, तभी अचानक से बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी अंदर पहुंचता है। दोस्तों, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी मोहल्ले का रहने वाला एक आदमी था, जो उन दोनों के बीच में इस तरह की अवैध संबंधों को देख करके दोस्तों वो सोचता है कि आखिर ये मैडम है जो इस लड़के आनंद को भी इस्तेमाल कर रही है। उस व्यक्ति के साथ भी मैडम के रिश्ते थे, शायद वो आनंद है जो घबरा जाता है और मैडम भी दोस्तों जो डर जाती है। लेकिन वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो दोस्तों आनंद से कहता है कि तुमसे कोई मेरा सिका गिलवा नहीं है, ना ही तुम्हारे साथ मैं कुछ करूंगा, तुझे भी एक मेरी बात माननी पड़ेगी। अब आनंद वो सोचता है कि कौन सी नई जो आफतें मेरे ऊपर आन पड़ चुकी है, मुझे अब क्या करना पड़ेगा। व्यक्ति आनंद से कहता है कि यह काम जो तू अपने मैडम के साथ कर रहा है वही काम तुझे मेरी वाइफ के साथ भी करना होगा। आनंद समझ के बिल्कुल एकदम परे हट जाता है कि भला कोई अपना पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा करवा कैसे सकता है। आनंद है जो एक पल के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसकी दोस्तों स्थिति कुछ ऐसी थी कि वो बुरी तरीके से जो फंस चुका था। फिर इस कहानी में जो भी कुछ होता है दोस्तों, आखिर ये मामला है जो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि कहानी सुनने से पहले आपको हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर देना है, जिससे कि हमारा जो हौसला है वो अफजाई रहे। इस कहानी को पढ़कर के दोस्तों आपका सर है जो चकरा जाएगा, आप घबरा जाएंगे। आखिर ऐसा क्या एक कम उम्र के लड़के के साथ में इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो सकती है। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र का एक इलाका पड़ता है दोस्तों ठाणे, और वहीं की एक घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये दोस्तों कहानी है 2021 की। एक कॉलोनी में एक रहने वाला व्यक्ति होता है जिनका नाम होता है सुरेश, उनकी पत्नी का नाम होता है गीता, और दोनों की शादी को जो 6-7 वर्ष निकल जाते हैं। दोनों से कोई अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था और दोनों एक कंपनी में जो है काम करते थे। धीरे धीरे वक्त निकलता है, दोनों के बीच किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, यानी कि दोनों की जो जिंदगी थी बड़ी सकुशल और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब जैसे जैसे वक्त बदलने लगता है तो परिवार रिश्तेदार कोई ऐसी बात चुभने लगी कि दोस्तों पति पत्नी के बीच में इस बात को लेकर के आए दिन जो है विवाद होने लगता है, लड़ाई झगड़ा। पति पत्नी है जो खरी खोटी सुनाया करती थी। दरअसल क्योंकि जब इन्हें जो ट्रीटमेंट कराया तो पता चला कि जो उनका पति है वो अंदर में कोई ना कोई उनके एक ऐसी बीमारी है, कमी है, जो दोस्तों उनकी पत्नी गीता है वो माँ बनने लायक नहीं है। तभी दोस्तों वो गीता से कहता है कि देखो गीता, मुझे कहीं से पता चला है कि शराब पीने के बाद दोनों पति पत्नी अगर
एक साथ में दोनों शराब पिए तो पीने के बाद वो सब कुछ करे तो उसमें जो है प्रेग्नेंट बनने का जो है बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। दोस्तों चूंकि उन्होंने बताया कि इससे जो पीने के बाद में रिश्ता है बहुत ज़्यादा चलता है, तो इसी हाल में बस प्रेग्नेंट होना था, उसे माँ बनना था, इसलिए वह दोस्तों सुरेश की हर बात मान लेती थी। बस उस दिन यह दौर शुरू हो जाता है और दोस्तों वो अपनी पत्नी को अब शराब पिलाया करता था। इतना शराब पिलाता था कि दोस्तों जो गीता थी वो पूरे नशे में हो जाती है, उन्हें होश नहीं रहता था। दोस्तों जब वह सुबह उठती थी तो उनका बदन है पूरा दुखता था, उसे लगता था कि जैसे उनके साथ में कोई बुरी तरीके से मारपीट की हो। लेकिन दरअसल दोस्तों मामला यही नहीं होता है कि जो गीता होती है जब पूरी तरीके से वह बिल्कुल मगन हो जाती थी, वह अपनी पूरी तरह से होश खो देती थी, और वह जब बेहोशी की हालत में होती थी कोई ऐसा व्यक्ति होता जो बाहर इंतजार कर रहा होता था, और दोस्तों वह सुरेश को यकीन हो जाता कि यह दोस्तों बेहोशी की हालत में है और पूरी तरीके से नशे में है। तो यह जाता और इस व्यक्ति को घर के अंदर लेके आता, और जो व्यक्ति था उसके बाद गीता के साथ में वो सारे गलत संबंध बनाता था, और जो दोस्तों सुरेश अपनी आंखों से पूरा काम है जो अपने देखता रहता था। दोस्तों कुछ दिनों तक उनका यही लगातार चलता रहता है। एक दिन गीता को कुछ ऐसा महसूस होता है कि फिर वह जब सीधे डॉक्टर के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि जो गीता है वो बिल्कुल प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब डॉक्टर दोनों को पता चलता है कि गीता प्रेग्नेंट है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें बेहद खुशी हो जाते हैं। सालों से इस चीज के लिए तरस रहे थे, आखिर वो मनोकामना उनकी पूरी हो जाती है। दोस्तों हालांकि गीता को अभी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मेरे साथ कोई दूसरा व्यक्ति आकर के गलत काम करता है। लेकिन 23 सितंबर 2020 की जो वह सुबह थी, जब सुरेश है जो सोकर के उठता है तो आवाज़ लगाता है गीता की, तो गीता जो बेडरूम में होती है, बेडरूम में नहीं होती है तो बैठक में आता है, और दोस्तों सुरेश की जो चीख निकल जाती है, जोर जोर से वो रोने लगता है। उसकी आवाज़ सुन करके वहाँ पे आस पड़ोस के रहने वाले लोग दौड़ पड़ते हैं। जब वो अपनी आंखों से देखते हैं तो उनकी आंखें जो फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो बैठक में जो गीता थी वो ऐसे पड़ी हुई थी। चेकअप होता है तो पुलिस को भी दोस्तों फपक फपक के रोना आ जाता है। दोस्तों जो गीता है उनकी जो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और सुरेश जब पूछताछ की जाती है तो उनसे बताता है कि वो जो बेडरूम में सो रहा था, जब उसने सुबह उठकर देखा तो इस प्रकार से गीता यहाँ पड़ी हुई थी। जब उससे पूछा जाता है कि तुम बेडरूम में सो रहे थे तो फिर गीता यहाँ क्यों सो रही थी, यहाँ कैसे आई, राजेश के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जाहिर सी बात है दोस्तों जो सुरेश था वो बहुत गहरी नींद में था, और वो ऐसे ही पुलिस को सच्चाई के साथ बताता है कि उन्हें कुछ भी जानकारी ना हो। दोस्तों गीता यहाँ पर क्यों आकर सोई थी, सुरेश की बात को लेकर के कल उनकी बहस जरूर हुई थी, और इस वजह से शायद वो नाराज गुस्से में आकर यहाँ पे आकर के जो सो गई होगी। पुलिस को यह बात जब हजम नहीं होती थी कि कैसे घर के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया हो, बेडरूम में सो रहे व्यक्ति को इस बारे में कुछ पता नहीं चला, ऊपर से घर में कोई जो है दोस्तों गलत आदमी भी एंट्री नहीं दिख रहा था। पुलिस का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसने दरवाज़ा खुला छोड़ रखा था और फिर वो खुला था, या फिर जो व्यक्ति काम करके गया था गीता जो है उसे अच्छे से जानती होगी, तभी गीता ने अपनी मर्जी से घर के अंदर जाने दिया होगा। अब यह कुछ है दोस्तों, पुलिस है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, तभी 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, और 3-4 दिनों के बाद पुलिस को एक खबर आती है कि एक 12वीं क्लास में एक छात्रा पढ़ती है और पास ही के जंगल में उसकी भी जो डेड बॉडी पाई गई है। पुलिस का दल वहां जहाँ कर पहुंचता है तो वहां भी मौका मुआयना करता है, और पोस्टमार्टम के लिए उनको भी दोस्तों अस्पताल भेज देता है। दोस्तों जो लड़की है उनका नाम होता है पारुल। इधर जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आती है तो दोस्तों जो गीता की तो पुलिस चौंकी थी, तभी पुलिस को पता चलता है कि गीता जो थी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह थी कि दोस्तों जो गीता थी वो HIV पॉजिटिव थी, उसे एड्स था। पुलिस का जो माथा है वो एकदम घूम जाता है, और वो दोस्तों सुरेश को बुलाता है। सुरेश से पूछताछ होती है तो बताता है कि पुलिस को हाँ इस बात की जानकारी है कि जो है गीता को एड्स था। पुलिस उस पर फिर दबाव बनाती है, उसे उस तरीके से पूछताछ करती है तो तुमने अपनी पत्नी के शायद आपने ही उसको मार डाला है। चूंकि तुम्हें पता था कि इनके पेट में बच्चा पैदा ऐसे नहीं हो सकता है, तो दोस्तों जो सुरेश है वो कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, तुमने ही अपनी पत्नी को मार दिया चूंकि HIV पॉजिटिव थी और बच्चा तुम्हारा ऐसा ही पैदा होता। तो राजेश कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो गुनाह कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। इधर दोस्तों जो सुरेश है जब बैंक डिटेल और कॉल डिटेल उनकी निकाली जाती है तो पता चलता है कि
एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम होता है दोस्तों वसीम, जिसके अकाउंट में जो है सुरेश जो है कुछ कुछ दिनों में पैसा ट्रांसफर करता है। 1.5 से 2 महीने में वो लगभग 2 से 3 लाख रुपए उस व्यक्ति को दे चुका। इधर जब मोहल्ले में जांच पड़ताल होती है तो पुलिस को यह बात भी निकल के सामने आती है कि जो दोस्तों सुरेश है उसका अवैध संबंध भी चल रहा था किसी माया नाम की मैडम के साथ, जो कि यहीं पर रहती है। कॉलेज में एक प्रोफेसर है और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। वो सिंगल लेडी है, ऊपर से वो डिवोर्स उनका हो चुका था। उसके साथ में जो है सुरेश है वो गलत रिश्ते में संलिप्त था। अब पुलिस के लिए इस प्राइम सस्पेक्ट और सिर्फ दोस्तों सुरेश था। और व्यक्ति को जब उनकी तलाश होती है, जिनका दोस्तों वसीम नाम होता है, जिनको कुछ समय पहले सुरेश ने पैसा ट्रांसफ़र किया था और हर महीने पैसा उन्हें जब पहुंच जाता था दोस्तों, जब पुलिस वहां तक पहुंचती है तो पता चलता है कि वसीम के घर जो है दोस्तों हॉस्पिटल में ही एडमिट है। जब कारण पता चलता है तो दोस्तों पुलिस के सामने जो बात आती है, जब खुलने लगती है दोस्तों, वसीम था जो भी HIV पॉजिटिव था। पुलिस अस्पताल पहुंचती है और उनसे जब पूछा जाता है तो वो बताता है कि इस प्रकार से निकलकर सामने आती है सच्चाई। दोस्तों वो एक प्ले बॉय का काम किया करता था, जिसका मतलब है कि उसको मतलब किराए पे उन्होंने हायर किया था सुरेश ने, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी पत्नी के साथ जो है नाजायज रिश्ता कायम कर सके। पत्नी को बस किसी तरह से जो है वो प्रेग्नेंट कर दे, बस सिस्टम था। इसलिए उन्हें पूरी शराब वाली कहानी रचना रची थी और पत्नी को वो इतनी शराब पिलाता था जो कि पूरी बेहोश हो जाती थी। जो भी पूरी मैंने कहानी में पहले बताया वो सच्चाई है जब वो पुलिस के सामने बता देता है। दोस्तों जब पुलिस ने सारा प्रॉब्लम वैसे ही वैसे खड़ा था कि आखिर गीता के ये सब कुछ किसने किया। वो जो लड़की है 12वीं की छात्रा, उनकी भी जो बॉडी है वो बरामद हुई, जिसका नाम दोस्तों उसका भी दोस्तों पोस्टमार्टम सामने आया तो वो रिपोर्ट निकल के आई तो पुलिस को पूरी तरह से जो चकरा जाता है, क्योंकि वो लड़की थी वो भी प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की कैसे प्रेग्नेंट हुई। जब इनके परिवार वालों को बात की जाती है तो एक सामने से एक जांच का एंगल दोनों कहानियों को जो जोड़ रहा था। दोस्तों जो आरुषि थी, जिस ट्यूशन में जाया करती थी ट्यूशन पढ़ने के लिए, वही माया मैडम ट्यूशन जहाँ पर वो आरुषि भी जाती थी, वही जो है दोस्तों माया मैडम, जिनका गलत रिश्ता गीता के पति राजेश सुरेश के साथ में था। और जब पुलिस उनकी मां से पूछताछ करने जाती है तो दोस्तों माया यह बात कबूलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो बड़ी ही आसानी से कहती है कि हाँ सुरेश के साथ जो है उनका एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है और इनके पास में जो है ये आता है और गलत इनके साथ संबंध बनाता है। पुलिस ने यह बात कही थी कि जो माया होती है वह हंसते हुए पुलिस से कहती है कि साहब वो तो ऑलरेडी मेरा है, इसके लिए मुझे गीता के मारने की क्या ज़रूरत है, और मैं उस टाइप की महिला नहीं हूँ, बहुत आज़ाद ख्यालों की हूँ। मुझे दोस्तों जो है ATM मतलब नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ, अच्छी खासी जो मैं सैलरी मिलती है, मेरे पास काफ़ी पैसा है और मैं इनको दोस्तों उसको नहीं मार सकती हूँ। लेकिन पुलिस इतना जरूर समझ चुकी थी कि दोनों गीता और आरुषि जो है उनका कातिल एक ही आदमी है, क्योंकि दोनों को जो मारने का तरीका था, पहले सर पर वार किया फिर गला दबा करके दोनों की हत्या सेम कंडीशन में की गई थी। दोस्तों अब पुलिस को यकीन था कि दोनों को मारने वाला एक ही व्यक्ति है और दोनों घटनाएं, जो दोनों कहानी है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब लड़की के परिवार में पुलिस बार बार पूछताछ करती है तो उसका एक भतीजा होता है, वो भी उसी का हम उम्र था और दोस्तों उनके हाव भाव देख करके पुलिस पर कुछ उनको डाउट हो जाता है। पुलिस जब उनसे अलग से ले जाकर पूछताछ करती है तो वो ऐसी बात बता देता है कि पुलिस को एक छोटा सा पॉइंट मिल जाता है। दरअसल वो बताता है कि दोस्तों की उसी क्लास का एक लड़का है जो कि मैडम पास ट्यूशन में जाता है, जिनका नाम था आनंद। आनंद है जो आरुषि थी, एक बार उनके साथ जबरदस्ती वो रिलेशन में आया था जब वो ट्यूशन के लिए गई थी। बस पुलिस को जो है अब आनंद था वो पहली बार पुलिस के रडार पर आया था। जब सीधे जो पुलिस है आनंद के घर जाती है तो जब पूछताछ करती है दोस्तों, आनंद के घर सिर्फ उनकी माँ थी और आनंद और उसके पिता थे। जो पिता थे आनंद के वो पहले ही मर चुके थे। पुलिस है जो दोस्तों अब आनंद की जो तबीयत खराब थी तो उनसे पूछताछ करने पर केस के बारे में खुलासा हुआ है कि इस केस में जो भी होने वाला था वो यकीनन आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों जो वो लड़का है आनंद, वो पुलिस को कुछ भी बताने से हिचकिचा रहा था, यानी कि जाहिर सी बात है वो कुछ भी कबूलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपने जो है जुर्म को कबूल कर लेगा तो फिर उसके साथ जो कुछ होगा वो सही नहीं होगा। इस घटना से वाकई पहले से ही वो डरा हुआ था। आनंद से जब पूछताछ होती है तो दोस्तों आनंद जो है पुलिस को बताता है कि जो आरुषि है उसके क्लास में पढ़ती है और आरुषि से वो प्यार करता था और आरुषि भी उससे जो प्यार करती थी। लेकिन आरुषि के पिता थे वो थोड़े
खतरनाक टाइप के आदमी थे। लड़की है जो बहुत प्रेशर बनाने लगती है तो उस पर हार्ट उठ जाता है। एक बार उसने आरुषि और आनंद को एक साथ देख लिया था। उसके बाद दोस्तों अतुल की भी उन्होंने आनंद की पिटाई कर दी थी। इस प्रकार जब वो पुलिस को बताता है, लेकिन ये कहानी है जो पुलिस के गले नहीं उतर रही थी क्योंकि उनके भतीजे ने, आरुषि के चचेरे भाई ने पुलिस को बताया कि उन्होंने उनके साथ में एक बार जबरदस्ती यानी कि उनकी गैर राजी के एक संबंध बनाया था। दोस्तों जब अतुल और आरुषि ये दो ही बच्चे थे तो ट्यूशन के लिए जाया करते थे, तो जो माया मैडम है उसके पास एक दिन दोनों को कुछ काम देने के बाद उसको एक फ़ोन आता है अर्जेंट काम से। वो बाहर जाती है और कहती है कि तुम लोग एक काम करो, मैं आधे घंटे बाद रिटर्न आती हूँ। और यह मौका दिया जाता है जब मैडम माया के घर पे जो है आरुषि और अतुल थे, दोनों अकेले थे, और बस यही मौका पा करके आनंद ने जो लड़का होता है उनके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। उसके बाद दोस्तों जो आरुषि है वो चल नहीं पाती, कमज़ोर पड़ जाती है, और यहाँ पर के जो उनके साथ में जो कुछ ज़बरदस्ती काम हुआ था दोस्तों, फिर उसके बाद में जो मैडम आती है और वो कुछ पता ही नहीं चलता है कि आरुषि भी कुछ नहीं कहती है। लेकिन अगले दिन तो आरुषि वो रो रो कर माया को अपने आप बीती बात बता देती है। माया इतने चालाक महिला थी कि वो आरुषि के इस बात को लेकर के फोन में रिकॉर्ड कर लेती है, और रिकॉर्ड करने के बाद में जो पूरा स्टेटमेंट होता है उसको जब वो उस लड़के को अगले दिन रिकॉर्डिंग सुनाती है तो यह सुन करके दोस्तों जो आनंद था वो अब कांप जाता है, घबरा जाता है, और फिर उसके साथ में वो अपने ख्वाहिशों को पूरा करती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया था कि जो सुरेश है वो अपनी पत्नी से उस लड़के के ऊपर दबाव बनाता है, तो उनको वो बिल्कुल सच्चाई बता देता है कि मैं अपनी पत्नी को जो है शराब पिलाकर बेहोश कर दूंगा और फिर आपको जो है मेरी पत्नी के साथ रिश्ता बनाना है। दोस्तों जो सुरेश था वो अपनी पत्नी को शराब पिलाने के बाद में उस लड़के से 5 से 6 बार यह रात में इस तरह गलत काम करवाता था, और जब देखता कि अब कुछ असर नहीं पड़ रहा है उसके बाद वो दूसरे लड़कों से तैयार दूसरे लड़कों भी यह काम करने लगते थे। उसने दोस्तों आनंद को सब कुछ करवाया और फिर बाद में दूसरे लड़कों के साथ भी सब कुछ करवाता था। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया और माया भी पुलिस की हिरासत में है। दोस्तों आनंद और सुरेश भी पुलिस की हिरासत में थे। ये तीनों व्यक्ति कहीं से भी जो है जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन पुलिस जो थी यह सब मामला हो जाता है और समझ में आ जाता है कि यह सिर्फ एक साजिश रची गई है और तीनों अपने जुर्म कबूलने के लिए तैयार नहीं होते थे। इन तीनों में से कोई कह रहा था कि उसने जो गीता मारी नहीं है, किसी ने कबूला कि आरुषि को मारा, तो फिर आखिर ये चौथा व्यक्ति कौन था इन दोनों को मारने वाला? उनका उद्देश्य क्या था इन दोनों महिलाओं की जान लेने का? पूछताछ में पुलिस है ऐसी चौंका देने वाली बात पता चलती है कि पुलिस भी हैरान हो जाती है। आनंद है जो पुलिस को बता देता है कि जो आनंद है HIV पॉजिटिव है और उसे एड्स की बीमारी है, और HIV पॉजिटिव एड्स। अब पुलिस इस बात को लेकर इसे जोड़ लेती है। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि जो दोस्तों वसीम है वो भी पॉजिटिव है, उधर जो जिनकी मौत हुई थी दोनों लड़कियों की वो भी दोनों HIV पॉजिटिव थी। फिर उसके बाद में पुलिस उनसे पूछती है कि तूने जो है अपना ट्रीटमेंट कहाँ से लिया, तो दोस्तों आनंद है कहता है कि अपने ही मोहल्ले के बाहर एक डॉक्टर है और उस डॉक्टर का नाम जो है शुभ मित्र है। और उस डॉक्टर का नाम जैसे ही उनको आता है कहता है कि एक दिन जब वो उसकी दुकान पे गया था तब उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उस क्लिनिक पे उसे जो है सुरेश और गीता के बाहर निकलते हुए देखा था, और जाने के बाद वहाँ पर जो बैठा रहता है कंपाउंडर, जब उससे पूछा तो पता चलता है कि मैडम यहाँ पर आई थी, ये प्रेग्नेंट है और इसको जो HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर साहब इनका इलाज कर रहे हैं, और जैसे ही आनंद को यह बात पता चलता है कि गीता को जो एड्स है तो उनका दिमाग है वहीं इधर उधर निकलने लग जाता है, क्योंकि उन्होंने पता था कि मैंने इनके साथ में जो है संबंध बनाए हैं, इसलिए वो समझ चुका था कि HIV पॉजिटिव। और डॉक्टर से जाके वो खुद भी बात करता है, डॉक्टर उनका टेस्ट करता है और उसको बता देते हैं कि पॉजिटिव है तू भी HIV। पुलिस की एक टीम डॉक्टर के पास जाकर पूछती है तो उनके डॉक्टर को इतना बड़ा क्या पाखंड है, जो डॉक्टर भी पाखंडी था, बताता कि मैं झोला छाप हूँ और उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। हाँ, उसे इतना पता था कि जो गीता है वो HIV पॉजिटिव है, लेकिन आनंद वो है जो HIV पॉजिटिव था ही नहीं, वो डॉक्टर दरअसल एक झोला छाप। और उसे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और उसके बस इतना कंफर्म किया था कि गीता को यह बीमारी है, लेकिन आनंद को भी यह नहीं था। बस उसने इस बात को लेकर के पुख्ता इस बात को कंफर्म कर दिया और आनंद को लगा कि वो भी इसी बीमारी में लिप्त है। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी कहानी लेके आते हैं उसमें समाज को सचेत और जागरूक करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो है जो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आपने अगर हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्यारा से एक कमेंट कर देना है। कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना है, जिससे कि हम आपका नाम है जो अगली वीडियो में ले सकें। आज की कहानी करते हैं यहीं पे ख़त्म। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।